नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। तो आज हम एक कोरियन हॉरर फिल्म मेटामॉर्फोसिस की एक्सप्लेनेशन के साथ आ गए हैं। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम जुंगसू नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं जो एक रूम में लड़की के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। उस लड़की की हालत को देखकर पता चल जाता है कि वो बहुत दिनों से पोजेस्ड है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एविल स्पिरिट पादरी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ कहता रहता है, लेकिन पादरी पूरे कंसंट्रेशन से अपना एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा था। एविल जो भी है बहुत पावरफुल है, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान एविल बहुत सा ड्रामा दिखाता है और उसे क्रॉस और होली वाटर के पास होने से बहुत दर्द हो रहा है ऐसा प्रेटेंड करता है। फिर यहाँ पर कुछ वक्त बाद एविल अपनी असली ताकत दिखाता है और पादरी पर हंसते हुए कहता है, इस लड़की को तुम पर बहुत भरोसा था बेचारी। ये सब देखकर पादरी एग्जॉर्सिज्म का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और लड़की के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगता है। तभी ये एविल स्पिरिट उस लड़की की आवाज़ में उसकी माँ को बुलाते हुए कहती है कि माँ, ये पादरी मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा है। अब उस लड़की की माँ जो रूम के बाहर खड़ी थी ये सुनकर अंदर आ जाती है और जिसकी वजह से एग्जॉर्सिज्म का फ्लो टूट जाता है और जो कि एविल की ही चाल थी। इस बीच एविल को मौका मिल जाता है और वो रस्सी तोड़कर रूम की खिड़की पर बैठ जाता है, जहां से कूदकर वो लड़की की जान ले सके। मगर जैसे ही लड़की कूदने वाली होती है, पादरी जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हवा में लटक जाती है। अब एविल उसकी माँ को भी पोजेस्ड कर लेता है और पीछे से प्रीस्ट को कहता है, जब इस दुनिया में तुम्हारे गॉड ने जन्म भी नहीं लिया था, उससे पहले से हम इस दुनिया में हैं। और फिर एकदम से वो लड़की में आ जाता है और कहता है कि जैसे तुम्हारे गॉड हर तरफ है, हम भी हर तरफ हैं और मैं इस दुनिया में वापस आऊँगा, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर नरक में चूहे को खाने के लिए दे दूँगा। और ये कहते हुए ही डेविल प्रीस्ट के हाथ में बाइट कर लेता है और इससे उसका हाथ छूट जाता है और लड़की नीचे गिर जाती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रीस्ट पीछे मुड़कर देखता है तो उस लड़की की माँ भी भाग चुकी होती है और प्रीस्ट अफसोस में वहीं खड़ा रह जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रीस्ट के बड़े भाई और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि ये पहले एक साथ ही रह रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद वो लोग अलग हो गए थे। एक्चुअली हुआ ये कि जो लड़की स्टार्टिंग में मारी गई थी उसकी माँ प्रीस्ट को लेकर सोसाइटी में गलत र्यूमर्स फैला रही थी, जैसा कि एविल ने उसके लास्ट टाइम में कहा था, क्योंकि उस लड़की की माँ एग्जॉर्सिज्म के टाइम बाहर थी और उसे कुछ खास पता भी नहीं था कि रूम में हुआ क्या है। और इन्हीं र्यूमर्स की वजह से जुंगसू के बड़े भाई की फैमिली को समाज में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से वो घर चेंज करने पर मजबूर हो गए। अब जुंगसू उनके साथ नहीं रहता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग घर शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट होने के बाद जब रात में ये सो रहे होते हैं तो उनके पड़ोस के घर से बहुत आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ये लोग सो भी नहीं पाते। और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो युंगजू को किचन की खिड़की के बाहर एक मरी हुई बिल्ली फांसी के फंदे में लटकी हुई मिलती है और ये देखकर उसकी छोटी बहन बेहोश हो जाती है। ये सब देख के गैंगू समझ जाता है कि ये सब उसके पड़ोसी ने किया है। उसी टाइम वो आदमी उसके पास आ जाता है और गैंगू को घूरने लगता है। फिर गैंगू डरते हुए उसे कहता है, तुम्हारी गाड़ी मेरी पार्किंग एरिया में लगी है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और वापस चला जाता है। फिर इसी रात वो पड़ोसी फिर से शोर करने लगता है और फिर ये लोग पूरी रात नहीं सो पाते। अब ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और उस आदमी की कंप्लेन कर देते हैं। ये सब सुनकर पुलिस उस आदमी के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, लेकिन उनको कुछ भी अजीब नहीं मिलता सिवाय एक कटिंग मशीन के जिससे आवाज़ हो रही थी। फिर पुलिस उसे कटिंग मशीन को दिन में चलाने को कहता है और वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जुंगसू को देखते हैं
जो सपने में मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की को देखता है, जो एविल के रूप में उसे याद दिलाती है जल्दी ही उसकी फैमिली को वो बर्बाद करने आने वाला है। फिर जुंगसू की आँख खुल जाती है और वो पूरी रात परेशान रहता है और सो भी नहीं पाता कि ये मैंने क्या देख लिया। उसी रात गैंगू की छोटी बेटी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। उसे लगता है उसका छोटा भाई उसके साथ मस्ती कर रहा है और जब वो उसे डांटने उठती है तभी गैंगू उसके बाल पकड़ लेता है और गंदी नज़रों से उसकी बॉडी को देखता है। वो एकदम से सहम जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पापा हैं। फिर कुछ देर बाद गैंगू वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम उसकी मदर को भी काफ़ी वियर्ड बिहेव करते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जुंगसू को देखते हैं जो अपने एग्जॉर्सिज्म के फेलियर से डिप्रेस्ड हो गया था। फिर चर्च के बड़े पादरी उसको ओवरसीज केसेस में जाने के लिए कहते हैं जिससे उसका मूड चेंज हो सके। सीन यहाँ से चेंज होकर गैंगू पर आता है। वो अपनी वाइफ से सुबह के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ खास याद नहीं था। फिर हम बड़ी बेटी सांग्यू को नहाते हुए देखते हैं। यहाँ अचानक उसकी बहन आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे सिबलिंग्स के होने से दिक्कत है? अगर है तो हमें मार डालो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर जल्दी जल्दी सांग्यू नहा कर अपनी बहन के पास जाकर उससे इतने अजीब बात कहने के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी बहन कहती है उसने तो कुछ भी नहीं कहा। खैर अब वो दोनों एक रूम में बैठे हैं और अपने साथ हुए हादसे के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करने लगती है। तभी वहाँ गैंग्यू आता है और अपनी बेटियों को बहुत मारने लगता है। सडनली नीचे वाले फ्लोर से आवाज आती है, ये कैसा शोर हो रहा है? ये सुनकर गैंग्यू यहाँ से चला जाता है और नीचे से असली गैंग्यू वहाँ आ जाता है और उन दोनों से पूछता है हुआ क्या है। तभी उसकी वाइफ आती है और वो सब पर अटैक करने लगती है। फिर ग्राउंड फ्लोर से उसकी वाइफ की आवाज़ आती है। तभी ये जो अटैक कर रही थी वो एक रूम में चली जाती है और नीचे से उसकी असली वाइफ आ जाती है जो काफ़ी शॉकिंग बिहेव कर रही थी। फिर गैंग्यू उस कमरे में चेक करने जाता है जहां अभी अभी उसकी वाइफ गई थी, लेकिन वहां बस एक हथौड़ा था, उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब हम इन सब को सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस करते देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो भी वियर्ड चीजें हो रही थी वो ये असली लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई एविल ये सब कर रहा है और ये सब एविल के द्वारा बनाए हुए बहरूपिये थे जो इन सब के बीच गलत फहमी डालकर एक दूसरे से नफरत पैदा करा सके। फिर अगले दिन हम देखते हैं गैंग्यू जुंगसू को कॉल करता है और बताता है हमारे घर में कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हो रही हैं और इन सब से निपटने के लिए उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन जुंगसू वहां आने के लिए साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसे किसी काम से आज रात ही देश छोड़कर जाना है और फ़ोन काट देता है। फिर हम जुंगसू को देखते हैं जो अपने काम को कैंसिल कर गैंग्यू के घर पर आ जाता है क्योंकि उसे अपने भाई के बच्चों की ज़्यादा परवाह थी। अब हम देखते हैं वो सब एक साथ बैठे हैं और सब जुंगसू को इन हादसों के बारे में बताते हैं और फिर जुंगसू इस नतीजे पर आता है कि अब इन्हें इनके घर पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। तभी सारे लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। इसी में वो कहता है डरो मत, इस बार वो एग्जॉर्सिज्म अपने सीनियर से करवाएगा। ये सब उसे इसलिए घूर रहे थे क्योंकि इसके पहले वाले एग्जॉर्सिज्म में वो लड़की मारी गई थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था। उसके बाद जुंगसू गैंग्यू के साथ बाहर आ जाता है और उसको बताता है कि उसकी बड़ी बेटी पॉजेस्ड है क्योंकि आज सुबह उसने पानी में होली वाटर मिलाया था
और वो पानी सबने पिया सिवाय उसके। फिर वो फादर को पिक करने चला जाता है क्योंकि उन्होंने उसे पर्सनली बोला था। फिर वो उसे कहता है कि मैं फादर को पिक करने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे पर्सनली आने को कहा है, इसीलिए मैं जब तक घर नहीं आता तुम अपनी बड़ी बेटी पर दूर से ही नजर रखना। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो फादर उसको देखकर कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए, हम खुद ही आ जाते। जुंगसू कहता है, आपने ही तो मुझे पर्सनली आने के लिए कहा था। फादर कहते हैं, ऐसा कब हुआ, मैंने तो कोई भी कॉल नहीं की, जो कि काफी शॉकिंग था। जुंगसू समझ जाता है कि ये सब उस एविल स्पिरिट ने किया था। फिर वो फादर को लेकर ओवर स्पीडिंग में घर आने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन बर्ड्स के अचानक कार के आगे आकर टकराने की वजह से कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं गैंग्यू की छोटी बेटी बेसमेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लाने के लिए जाती है। तभी उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल होता है और अचानक कोई इनविजिबल फोर्स उसे गैस हीटर के अंदर खींच लेता है और अंदर जाते ही गेट बाहर से लॉक हो जाता है और अंदर आग लग जाती है। सीन को देखकर हम समझ जाते हैं कि उसको एविल ने जिंदा जला दिया था। ये सीन काफी खौफनाक होता है। फिर हम देखते हैं गैंग्यू अपनी बड़ी बेटी पे नजर रखता है। तभी वो गेट बंद करने के लिए बाहर जाने वाली होती है। इस पर गैंग्यू को लगता है कि वो एविल उसकी बेटी को घर से लेकर भागना चाहता है, इसीलिए वो पीछे से अपनी बेटी के सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको बेड में ले जाकर बांध देता है और तभी उसका भाई जख्मी हालत में घर आता है और बताता है कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है और फादर की डेथ हो गई है। और तभी गैंग्यू उसे रिक्वेस्ट करता है और एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं जुंगसू एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू करता है और फिर सारा सेटअप करने के बाद वो एक पतली छड़ी से सोंग्यू को बहुत ज्यादा मारता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। हम देख पाते हैं कि एक्सीडेंट वाली जगह पे तो जुंगसू बेहोश पड़ा है और हमें अब ये पता चलता है कि घर के अंदर जो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा है वो एक डेविल है। अब हम एग्जॉर्सिज्म की जगह को देखते हैं जहाँ पर एविल ने उस लड़की को मार मार कर बेड को खून से लथपथ कर दिया था और ये सब देखकर उसकी मदर गैंग्यू को एग्जॉर्सिज्म बंद करने के लिए कहती है, लेकिन गैंग्यू उसे ही दीवार पर मारकर वरना वो लड़की मर जाएगी। लेकिन गैंग्यू उसकी बात नहीं मानता और दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो उससे कहता है तुम एक अच्छी माँ नहीं हो और फिर वो अपनी बीवी का सर दीवार में जोर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इस लड़ाई को देखकर वो डेविल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपना असली रूप गैंग्यू को दिखाता है, जिसके बाद गैंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस डेविल पे हमला करने लगता है। लेकिन डेविल गैंग्यू को बहुत ही आसानी से हरा देता है और अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी असली जुंगसू आ जाता है और प्रेयर्स करने लगता है, जिसकी वजह से वो डेविल वहां से भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें गैंग्यू के छोटे बेटे की रोने की आवाज बेसमेंट से आती है। जहां वो लोग जाकर देखते हैं तो वो बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो हीटर की ओर इशारा करता है। तभी गैंग्यू उस हीटर को खोलकर देखता है तो वहां उसकी छोटी बेटी की जली हुई लाश पड़ी थी। ये सब देखकर गैंग्यू बिल्कुल शांत पड़ जाता है। इसके बाद ही बेसमेंट में उसकी बड़ी बेटी आ जाती है और अपने अंकल से कहती है, अंकल आपने मुझे इतना ज्यादा हर्ट क्यों किया। लेकिन जुंगसू एविल के इस ड्रामे को समझ जाता है और एक मिरर उसके सामने रख देता है और जुंगसू जैसे ही मिरर पे से पर्दा हटाता है वो एविल अपने असली रूप में आ जाती है। अब एविल के असली रूप में आने के बाद जुंगसू प्रेयर्स करना स्टार्ट कर देता है और हम देख पाते हैं कि जुंगसू जैसे ही प्रेयर्स कर रहा था एविल भी उस प्रेयर्स को रिपीट कर रहा था और हम यहाँ समझ पाते हैं ये एविल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो जीसस क्राइस्ट से भी नहीं डरता। और फिर यहाँ
वो एविल जुंगसू के सीने पर बैठ जाता है और उसका गला घोटने लगता है। लेकिन यहाँ किसी तरह गैंग्यू को बेसमेंट के एक ड्रॉर पर होली वाटर की बोतल मिल जाती है और ये होली वाटर की पूरी बोतल एविल के ऊपर गिरा देता है और फिर ये एविल स्पिरिट जुंगसू को छोड़ देती है और जुंगसू फिर प्रेयर्स स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो एविल स्पिरिट शांत नहीं हो रही थी और वो इन दोनों भाइयों को बहुत मारती है और फिर जब ये एविल स्पिरिट गैंग्यू को मारने ही वाली होती है तभी जुंगसू प्रेयर्स करने लगता है और कहता है, हे गॉड, इस डेविल को मेरे अंदर आने दो और मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इसे अपने ही अंदर कैद कर सकूं और खत्म कर सकूं। और हालांकि हम देखते हैं कि वो खुद ही उस एविल को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वो एविल उसके अंदर चला जाता है। अब ये एविल स्पिरिट जुंगसू के अंदर था और अब लड़ाई जुंगसू की बॉडी के और एविल के बीच थी। जुंगसू एक लकड़ी के बड़े क्रॉस को तोड़ता है और क्रॉस के नुकीली साइड को अपने आर पार कर देता है ताकि ये एविल स्पिरिट उसकी बॉडी के साथ ही यहाँ से खत्म हो जाए। और फाइनली वो इस चीज में कामयाब होता है, इस स्पिरिट से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। अब गैंग्यू अपने बेटे को लेकर बेसमेंट से ऊपर आता है और अपनी बड़ी बेटी और वाइफ के सामने बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि भले ही उन्हें एविल से छुटकारा मिल गया लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपने परिवार के 2 सदस्य खो दिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।